और साथियों, पहलगाम में 22 अप्रैल को जो कायरतापूर्ण अटैक किया गया और 27-28 पर्यटकों की हत्या की गई, तो उद्देश्य मुझे ये लगता है कि कश्मीर में जो पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई थी, पुनर्जीवित हुई थी, उनको बाधित करना, ताकि पर्यटक और स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा हो और वहाँ की शांति खत्म हो। दूसरी चीज गौर की गई कि जैसे ही यह घटना हुई, मोदी जी ने तत्काल गृह मंत्री अमित शाह जी को पहलगाम पहुंचकर अपने हाथ में कमान लेने के लिए सलाह दी। शाह साहब भी जैसे ही पहलगाम पहुंचे, उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री से, उपराज्यपाल जी से, सशस्त्र बलों के अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से बैठक शुरू की। शाह साहब के पहुंचने के बाद में सेना ने जो तत्काल कदम उठाए थे, उसमें सबसे पहला कदम था कि टीआरएफ के कमांडर को और उनके साथ में 2-3 और आतंकवादियों को उन्होंने कुलगाम में घेराबंदी शुरू की। दूसरा स्टेप उन्होंने उठाया कि सीमा पार करने की कोशिश करने वाले 2 आतंकवादियों को मार गिराया। तीसरा स्टेप था कि आतंकवादियों को जो स्थानीय मदद देने वाले संदिग्ध लोग थे, ऐसे 1600 लोगों को पकड़ के उनसे पूछताछ शुरू की गई। और चौथा कदम था, कश्मीर में सेना ने सीनियर अधिकारी को डिप्लॉय किया और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना विदेश दौरा बीच में छोड़कर लौटकर आए और उन्होंने कहीं और जाने के बजाय वहीं एयरपोर्ट पर एनएसए डोवाल जी को और सीनियर ऑफिसर्स के साथ में एक शॉर्ट मीटिंग की। एक चीज और गौर करने लायक है कि जब विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री गए थे, तब जाते समय उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज किया था, लेकिन लौटने के समय उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का उपयोग नहीं किया। ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक बहुत सीरियस सिग्नल था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट से जाने के बाद तत्काल हाई लेवल सीसीएस बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए अजित डोभाल साहब, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, रक्षा प्रमुख सीडीएस, ये सारे लोग करीबन 2.5 घंटे तक विचार विमर्श करते रहे। और उसमें जो तात्कालिक निर्णय लिया गया, उनमें सबसे पहला था सिंधु जल समझौता रद्द करना। दूसरा था अटारी वाघा बॉर्डर पे चेक पोस्ट को बंद करना। तीसरा था पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करना और 48 घंटे में पाकिस्तानी उच्चाधिकारियों को वापस पाकिस्तान लौटने के निर्देश देना। और आखिरी चौथा जो था, सारे पाकिस्तानियों के वीजा तत्काल रद्द करना और आने वाले लोगों को वीजा नहीं देना। ये कितने गंभीर निर्णय हैं, ये हम आगे चर्चा करते हैं। जब तक भारत ने ये कूटनीतिक फैसले नहीं लिए थे, उसके पहले पाकिस्तानी नेता जो फवाद उर्फ मवाद चौधरी है, वो कह रहे थे हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। लेकिन जैसे ही निर्णयों की घोषणा हुई, 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो रोने लगे कि भारत सिंधु जल समझौता नहीं तोड़ सकता है, इससे पाकिस्तान के किसानों को बहुत नुकसान होगा, वो बर्बाद हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि भारत में जो ये घटना घटित हुई, दुर्घटना हुई, या आतंकवादी अटैक किया गया, इस पर अमेरिका, रूस, चीन, इसराइल, जर्मनी जैसे सारे बड़े देश भारत के साथ खड़े हुए हैं और ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। को भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय मामूली लग सकते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट क्या होगा, आइए वो देखते हैं। इन तात्कालिक निर्णयों में अटारी बॉर्डर पर चेकपोस्ट बंद करने से पाकिस्तान के व्यापार पे लगभग 1,500 करोड़ रुपए सालाना के एक्सपोर्ट रुक जाएंगे। सप्लाई चेन बाधित होगी, महंगे अल्टरनेटिव यूज करने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव रूट्स लेने होंगे, वहां के एसएमईज बंद होंगी, उनको मिलने वाले ऑर्डर्स कम होंगे और उससे अल्टीमेटली बेरोजगारी बढ़ेगी। सीमा क्षेत्र में व्यापार समाप्त होगा, व्यापार राजस्व में कमी होगी, महंगे आयात से मुद्रास्फीति और पाकिस्तानी मुद्रा पर बहुत दबाव बढ़ेगा। सीमा पार के व्यापार और पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यवधान के कारण रोजगार के अवसर काफी हद तक कम हो जाएंगे। दूसरा निर्णय है भारत सरकार का, सिंधु जल समझौता निरस्त करना। इससे पाकिस्तान को झटका इसलिए लगेगा कि पाकिस्तान की जो 80% कृषि है, वो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के जल पर निर्भर है। भारत के इस कदम से पंजाब और सिंध प्रांत के किसानों को सिंचाई की गहन समस्या का सामना करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था और फूड सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण फसलें जो है, गेहूं, चावल और कपास है, इनकी उपज निगेटिव रूप से इम्पैक्ट करेगी। ग्रामीण बेरोजगार और फूड इन्फ्लेशन, ये दोनों बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। एक्चुअली पाकिस्तान की 19% जीडीपी वो कृषि से आती है और इसमें 38% श्रमिक लगे हुए हैं।
तो भारत का ये जो कदम है, इससे पाक की जीडीपी सिकुड़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव बढ़ेगा, वहां के लोग शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होंगे और अल्टीमेटली नागरिक असंतोष बढ़ने की पूरी संभावना है। निर्यात, खासतौर पर टेक्सटाइल्स जो कि पूरी तरह कपास पर आधारित है, उसको भी बहुत नुकसान होने की संभावना प्रतीत हो रही है। हाँ, मंगला और तारबेला दो बांध हैं, उनके थ्रू नदियों के पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब जैसे ही ये पानी कम होगा तो वहाँ बिजली की उत्पादकता निगेटिव होगी और पहले से जो ऑलरेडी गंभीर समस्या का सामना वो लोग बिजली के मामले में कर रहे हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि औद्योगिक क्षेत्र को बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी और उनकी उत्पादकता गिरेगी और जो ब्लैकआउट है वो बढ़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद ये जो बड़े शहर हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से सिंधु नदी के पानी पर निर्भर हैं। अब भारत का ये जो कदम है, इसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में पानी की राशनिंग होने की संभावना है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। लेकिन पानी और बिजली में इतनी अनिवार्य आवश्यकता है कि अगर इन पे राशनिंग होती है या ये नहीं मिलते हैं, तो सिविल अनरेस्ट होने की पूरी पूरी गुंजाइश बढ़ जाती है। कम जल प्रवाह के कारण वेटलैंड्स और इकोसिस्टम, मछली पालन और बायोडायवर्सिटी, इनको नुकसान होता है, जिससे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होता है फूड चेन और आजीविका, ये दोनों निगेटिव रूप से इम्पैक्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, आगे देखा जाएगा। वैसे देखा जाए तो इस कदम से भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध बिगड़ेंगे, ये उम्मीद की जाती है। लेकिन डेफिनेटली भारत ने तो पहले ही अपने यहाँ से पाकिस्तानी दूतावास बंद करके 48 घंटे में दूतावास के अधिकारियों को देश छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। और राजनीतिक संबंध इससे ज्यादा क्या बिगड़ेंगे कि भारत के ऊपर स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अटैक हो और भारत शांति से बैठ के इनसे बातें करे, संभव ही नहीं है बस। एक और जो निर्णय लिया गया है वो है पाकिस्तानियों के वीजा निरस्त कर दिए, जिसका सीधा सीधा असर जो है स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए या अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हुए या आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर पड़ेगा। और डेफिनेटली ये पाकिस्तान के नागरिकों को भी सोचना होगा कि उनकी सरकार किस दिशा में जा रही है। ये तो वो कदम है जो बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनके इम्पैक्ट जो है वो बहुत गहरे होने वाले हैं। और बात तो ये है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है। जब सैन्य कार्रवाई होगी तब की बात तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान के टेंशन का हाल ये है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पास के जितने गांव थे उनको खाली कराना शुरू कर दिया और उनको याद आया है 6 साल पहले भारत ने किस प्रकार से उनसे अपना बदला लिया था। और चूंकि ये घटना बड़ी है तो डेफिनेटली बदला भी बढ़ा ही होगा, इससे कोई मना नहीं कर सकता। और सैनिक कार्यवाही करने के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों इतने स्ट्रांग हैं कि ये किसी भी दिन किसी भी समय अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीका अपनाया जाता है, इट टेक्स टाइम। लेकिन यदि आज की डेट में भारत चाहे तो अटैक कर सकता है। उसका कारण है कि भारत के 18 रफाल वो पाकिस्तान रेंज पे लगा दिए गए हैं। भारत के पास 3 S-400 विमान हैं, जिनकी खासियत यह है कि वो एक साथ 72 टारगेट को हैंडल कर सकते हैं। ये भी तैयार है। अब देखने वाली बात है कि रफाल की रेंज 300 किलोमीटर्स है, जो सीमा पार करने के लिए कतई भारत को जरूरत नहीं है, ये स्पष्ट करती है। इस्लामाबाद तो भारत की सीमा से केवल 145 किलोमीटर दूर है बस। और रफाल की रेंज तो 300 किलोमीटर है, तो यहाँ बैठ के भी उसको आराम से उड़ाया जा सकता है। ये तो गारंटीड है कि इस पहलगाम आतंकवादी घटना में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी लोगों की जो कुर्बानी है भारत व्यर्थ नहीं जाने देगा। और जो अटैक पिछली बार किया गया था और भारत ने रिटेलिएट किया था, इस बार उससे भी ज्यादा घातक कार्रवाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर करने वाला है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। मैं इन सारी पुण्यात्माओं को सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर इनके परिजनों को यह अपूर्णीय क्षति वहन करने की शक्ति प्रदान करें और इन पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, ये निवेदन करता हूँ। इस पूरे एपिसोड में एक चीज जो ऑब्जर्व की गई है कि कुछ सकारात्मक चीजें इस घटना के दुर्घटना के बाद सामने दिखी है। उसमें सबसे पहली चीज है
कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को ये समझ में आ गया है कि शांति को डिस्टर्ब करने के लिए आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और इसीलिए जम्मू कश्मीर के आम नागरिक, जिसमें मुस्लिम्स भी शामिल हैं, इन लोगों ने पर्यटकों के लिए अपना एक रूप दिखाया, एकजुटता दिखाई और इस घटना पर रोष प्रकट किया। दूसरी एक चीज है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने भी किसी भी आतंकी या आतंकी संगठन को किसी प्रकार की ग्राउंड लेवल मदद नहीं दी जाए, इसके लिए सारे नागरिकों से अपील की है। उसके अलावा जो मस्जिदें हैं वहां की, उन्होंने भी अपने नागरिकों को, अपने समुदाय के लोगों को स्पष्ट किया है कि आतंकवादियों को कोई भी मदद नहीं दी जाए। तो ये एक सराहनीय कदम है बहुत। जब तक आप ग्राउंड लेवल सपोर्ट नहीं देंगे तब तक बाहर वाला आदमी आके कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ एक चीज और काबिल तारीफ है कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने इस घटना की निंदा करते हुए और शासन से अपील की है कि आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ये एक ऐसी चीज है जो मैं तारीफ करना चाहूंगा कि पीछे भी एक बार जब ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में इनसे कोई क्वेश्चन किया गया था, भारतीय मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं इस बारे में, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया था कि यू माइंड योर बिजनेस, आप अपने यहाँ की परिस्थितियां देख लो, हिंदुस्तान में हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, हम लोग बहुत आराम से अपना काम कर लेंगे, यू माइंड योर ओन बिजनेस। ये एक बहुत अच्छी चीज लगी। लिए सेना, शासन, इंटेलिजेंस एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज़ उनको अपना काम करने देते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार कोई अति समझदार नेता इस हमले को आरएसएस या बीजेपी स्पॉन्सर्ड नहीं बोलेगा, सेना की कार्रवाई पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेगा, सेना के मनोबल को नहीं गिराएगा और अपनी अकल का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं करेगा। बाद में फिर कोई ऐसा समझदार नेता भी सामने नहीं आएगा जो इन आतंकवादियों को जनाब, साहब या जी कहकर संबोधित करे और भारत और भारतीयों को शर्मिंदा करे। इस विश्वास के साथ हम सभी भारत के अगले कदम की प्रतीक्षा करते हैं और निश्चित रूप से हम मानते हैं कि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ और सटीक जवाब देगा ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आए। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी अपनी प्रतिक्रिया जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।